नमस्कार बच्चों, आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बियॉन्ड द सीरीज लिमिट के अंतर्गत आज हम 2023 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्लाइड बनी हुई है यहाँ पे, जैसे डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ से एक बॉल को छोड़ा इन्होंने, उसके बाद ये बॉल यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करती हुई जमीन से टकराएगी, और टकराने के बाद कुछ डाटा पूछा गया है कि बताओ यू नोट क्या होगा। तो यू नोट बड़ा आसान है, क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो एच हाइट गिरने के बाद फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जो स्पीड हो जाती है अंडर रूट 2 होती है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब डायरेक्शन क्या होगी, आई कैप होगी। तो आई कैप होगी तो हमारा पहला ऑप्शन भी आपका ये सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या पूछा है इन्होंने बच्चों कि थीटा कितना बनेगा। तो आप लोग जानते हो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा। इसके लिए देखो, जब हम पता है कि हॉरिजॉन्टल स्पीड तो कभी चेंज होती नहीं है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, तो यू एक्स तो अपना वही रहेगा, लेकिन यू वाई कितना हो जाएगा, बी वाई देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो बी वाई देखो, इसके बाद ये वर्टिकल में कितना गिरा, वर्टिकल में 3h गिरा। तो आप बोलेंगे अगर कितना आंसर जाएगा, अंडर रूट 6 आ जाएगा। अंडर रूट 2 के हिसाब से ये वैल्यू अंडर रूट 6 आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर ये निकालना है तो टेन थीटा अगर लगाया जाए यहाँ पे, तो टेन थीटा जो है देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 6GH अपॉन यू एक्स कितना हो जाएगा, √2GH। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, √2GH। तो ये जाएगी हमारे पास √2GH। तो इसके हिसाब से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है बच्चों, √3। तो थीटा कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आके देखते हैं, एक पूछा है इसमें डी कितना होगा, और दूसरा पूछा है कि इसमें हाइट H1 कितनी होगी ये वाली। तो देखो नेक्स्ट पेज पे कि यहाँ पे ये डी देखिए, डी क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है आप सब जानते हो, एक्स इंटू टी होती है, यू एक्स इंटू टी, एक्स की वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप यू एक्स तो आप निकाल चुके हो पहले, अंडर रूट 2GH। और टाइम जो है वर्टिकल में कितना गिरेगा अभी ये 3h। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट 2G, 2h कितना बच्चों यहाँ पे 3h बाई जी का रूट। तो यहाँ पे √G से √G कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो डी की जो वैल्यू आएगी आप बोलेंगे यहाँ पे 2√3h आ जाएगी बच्चों ये। अब पूछा गया है बच्चों कि ये जो हाइट कितनी होगी H1 आफ्टर कोलिजन। तो पहले समझो यहाँ पे कोलिजन कंसेप्ट क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी कभी चेंज होगी नहीं, वो तो अपनी वही रहने वाली है, वी एक्स बराबर यू एक्स जो है अपने पास, वो तो सेम रहेगा अंडर रूट 2GH। लेकिन अगर वर्टिकल में बात करें, फिक्स सरफेस से टकराने के बाद जो वेलोसिटी जो होती हैं वी वाई डैश, वो हो जाएगा हमारे पास ई टाइम्स ऑफ वी वाई। तो जो वी वाई जितने से आई थी उसका ई टाइम्स हो जाता है। तो ई हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है, पीछे देखो यहाँ पे कितना दे रखा है, 1/√3। तो ये 1/√3 दे रखा है। तो इसके हिसाब से ये वैल्यू 1/√3 इंटू वी वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे √6GH। तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2GH। ठीक है। अब पूछा गया कि वेलोसिटी क्या होगी ये वाली। तो ये वाली वेलोसिटी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, वी वेक्टर जो है। तो वी वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक एक्स में एक वाई में। तो एक्स का जो कंपोनेंट है वो भी √2GH है, वाई का कंपोनेंट भी √2GH है। ठीक है। तो √2GH में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो आपका कंपोनेंट बचेगा ये एक्स कैप प्लस जेड कैप। तो यहाँ पे थोड़ी वाई एक्स के अलावा यहाँ पे जेड दे रखा, तो जेड यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये ऑप्शन में नहीं है शायद, तो ये ऑप्शन में नहीं है अपना, देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, प्लस होता तो ये ऑप्शन ही बन जाता। अब बात आती है जो ये हाइट कितनी हुई, क्या पता है, जो H1 होगी ना वो वर्टिकल वाई का स्क्वायर जो आएगा अपॉन 2G, ये आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जो H1 जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, वो आ जाएगा अपने पास 2GH का स्क्वायर करेंगे तो √2G से 2G कट जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो आंसर बचेगा केवल H बच जाएगा। ठीक। तो इसके हिसाब से आपसे जो पूछा गया है कि D अपॉन H1 कितना होगा, तो D H1 अपॉन हो जाएगा हमारे पास D की वैल्यू 2√3 और H से H कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन आपका ये 20 में हो जाएगा। देखो तो तीन ऑप्शन सही है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या ये क्यों है, क्वेश्चन के एनालिसिस देखते हैं क्या क्या किया इन्होंने। क्वेश्चन एनालिसिस ये है कि ये जो इसमें एक तो वर्क पर एनर्जी जो अंडर रूट 2G आ रहा है, या फिर काइनेमेटिक्स भी बोल सकते हो। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। उसके बाद थर्ड कंसेप्ट यूज किया है कोलिजन। और आजकल ये रहा है कि एडवांस में मल्टी चैप्टर क्वेश्चन आते हैं जिसमें मल्टी चैप्टर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो अनअटेम्प्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको, जिसमें 42% लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया। ठीक है। और करेक्ट केवल 11% लोगों को हुआ है, और 12% लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है। तो डिफिकल्टी लेवल मैं इसको इजी मानूंगा, और इसको टाइम जो है 3 से 4 मिनट लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पे एक पोलराइज ब्लू लाइट दे रखी है। तो सबसे पहले थोड़ा पोलराइजेशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या था। एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ब्रूस्टर लॉ। इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो इंसिडेंट एंगल जो होता है, एक पर्टिकुलर एंगल प्रैक्टिकली डाटा था ये थीटा बी आता है, तो जो जो अनपोलर लाइट है उसमें क्या है, दोनों तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं। ये इस प्लेन में भी होते हैं और इसके परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, इस तरह से भी होते हैं। जब थीटा बी पे आती है
तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है कंप्लीटली पोलराइज होती है, और ये जो वाले जो कंपोनेंट जो मैं डॉट डॉट लाइन से शो कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कंप्लीटली बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्सली पोलराइज होती है, पार्सली पोलराइज होती है, ठीक है। किसी में ये वाले पार्ट होगा, किसी में ये वाला पार्ट नहीं होगा, इस तरह से होता है। अब ये बोला है कि यहाँ पे ये अगर यहाँ पे पोलराइज लाइट है और इसके अंदर ये इंटर कर गई है, तो इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट इसमें होंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या कर जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो रिफ्लेक्ट हुआ नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि जो इसमें कंपोनेंट थे वो इसी के प्लेन में थे, इसी के प्लेन में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू लाइट पोलराइज इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंट प्लेन था उसी में ये प्लेन में पोलराइज्ड है। तो पहला ऑप्शन आपका ये सही हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये बोला यहाँ पे कि ब्लू लाइट के लिए ये जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो √3 दे रखा है, और हमें पता है अगर इनका इंसिडेंट एंगल ये तभी होता है जब एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल आता है जिसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। उस एंगल पर ये कंप्लीटली क्या हो जाती है बच्चों, पोलराइज हो जाती है। तो इसकी जो वैल्यू है थीटा बी वो निकाल सकते हो। जो टेन थीटा जो होता है यहाँ पे ब्रूस्टर एंगल वो म्यू के इक्वल होता है, और म्यू की वैल्यू कितने रखी है, √3। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि थीटा बी जो हमें पास है वो कितना बताओ, 60 डिग्री। कितना जाए बच्चों, 60 डिग्री। और एक दे रखा है कि जो डेविएशन जो होता है इस केस में ब्लू लाइट के लिए कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आप जानते हो यहाँ पे कि जो डेविएशन का फॉर्मूला होता है प्रिज्म से, वो क्या होता है हमारे पास I + E - A। तो ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। I कितना है इस केस में जब ब्लू लाइट के लिए, वो 60 डिग्री है, और E पता नहीं लेकिन -A। तो यहां से निकल के आ जाएगा कि E = क्या होगा, A होगा। E = क्या हो जाएगा बच्चों, A हो जाएगा। अब हम क्या करना है कि हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये देखिए प्रिज्म में क्या फटाफट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल पता है अपने को कितना है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये √3 दे रखा है। ये आपको पता है कि यहाँ पे ये R1 होता है, इसके बाद ये R2 होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, E होता है। और E किसके बराबर दे रखा है, A के बराबर दे रखा है। अब हमें A निकालना है कि प्रिज्म एंगल कितना होगा ये। तो स्नेल्स लॉ लगाइए, है ना। स्नेल्स लॉ यूज कीजिए फटाफट, स्नेल्स लॉ, है ना। इस फर्स्ट सरफेस पे कर लेते हैं, ये पहली सरफेस पर, ये सेकंड सरफेस पर, एट फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लगाएं तो देख सकते हो यहाँ पे 1 × कितना जाएगा, sin60, 1 × sin60 = यहाँ पर हो जाएगा √3 × sin R1। आप जब सोल्व करेंगे यहाँ पे sin60 की √3/2 होती है, √3/2 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो R1 जो है ना 30 डिग्री आ जाएगा। कितना है बच्चों यहाँ पे, 30 डिग्री। तो हमें पता है कि जो R2 जो होता है अपना, वो R2 जो होता है वो होता है हमारे पास A - R1। तो A कितना है पता नहीं, लेकिन A - 30 आ जाएगा ये, ठीक है, R2 की वैल्यू। अब स्नेल्स लॉ लगाइए कहाँ पे, सेकंड वाले पार्ट पे। जब लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि √3 × sin A - 30 = यहाँ पे जो हो जाएगा 1 × sin E पर E किसके बराबर है, A के इक्वल है। तो यहाँ पे A की वैल्यू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, इसको आप ओपन कर सकते हो यहाँ पे कि √3 अपने पास ये है, ये sin A cos B, sin A cos B, cos B मतलब cos 30 मतलब कितना, √3/2, और माइनस में cos A, तो cos A तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक। और इधर जाएगा sin B, sin मतलब sin 30 कितना हो जाएगा, 1/2 = क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे, sin A बच जाएगा ये। तो यहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, कि यहाँ पे sin A से डिवाइड कर दीजिए इसको चाहो तो, sin A से, तो ये बच जाएगा 3/2, और यहाँ बचेगा माइनस में √3/2, ये बच जाएगा cot A। क्या बच जाएगा बच्चों, cot A, और यहाँ बन जाएगा 1। इसको इधर भेज दीजिए, 1/2, 3/2 - 1 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा √3/2 और cot A, 2 से 2 कट जाएगा। तो cot A की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1/√3। तो इसका मतलब A कितना आ जाएगा यहाँ पे, 60 डिग्री। तो जो प्रिज्म एंगल जो है ना वो कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखता है प्रिज्म एंगल 45 है, ये ऑप्शन नहीं होगा। प्रिज्म एंगल जो होगा हमारे पास कितना होगा, वो 60 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल फॉर द प्रिज्म फॉर रेड लाइट। अब रेड लाइट के बारे में क्या कह रहा है कि जो डेल मिनिमम है वो 30 डिग्री है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेल मिनिमम में रिलेशन होता है। क्या होता है, म्यू = होता है sin डेल मिनिमम प्लस A/2 अपॉन sin A/2, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होता है। तो जो यहाँ पे डाटा पुट करेंगे आप लोग, तो sin डेल मिनिमम कितना दे रखा है यहाँ पे, वो जो है इसमें ये दे रखा है 30 डिग्री, 30, और A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60, तो 90/2
अपॉन साइन 60/2। तो आप देख सकते हो साइन 45 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे √2 आ जाएगी। तो ये देख लिया अब यहाँ पे ऑप्शन कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस रेड कलर के लिए ये कितना है √2। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया आपका। लास्ट ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पे क्या है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ब्लू लाइट एट द प्लेन इज द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन फॉर ब्लू लाइट इन द एयर एट एग्जिट प्लेन ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। तो जो हमने देखा जो ई की वैल्यू आई थी हमारे पास, और ई और ए दोनों क्या था हमारे पास सेम थे। देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, ई और ए ये दोनों क्या है सेम है। तो ब्लू लाइट के लिए जो इमरजेंट रे जो आएगी वो भी कितने एंगल पर निकलेगी अपनी 60 डिग्री पर निकलेगी। तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा एसीडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इससे पहले इसका एनालाइज कर लेते हैं। ये जो टॉपिक था प्रिज्म और पोलराइजेशन से रिलेटेड था और 56% लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी नहीं किया। ठीक है, करेक्ट केवल 2%। देखो ये 2% लोगों ने करेक्ट किया और रॉन्ग आंसर जो है 17%। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, तो ये इजी लेवल का मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है कैलकुलेशन में लगेगा इसको। जिसको पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा पता था वो आसानी से कर सकता था इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा मान के किए या फिर एक होता है जीरो पोटेंशियल मेथड, वो सबसे बेस्ट रहता है। कि भाई पहले केस में क्या कर रहा हूं मैं कि ये की जो है ना अभी ओपन है अपनी, यहाँ पे सर्किट दे रखा है सबको पता है यहाँ पे। अब की ओपन है तो ये नीचे वाला सर्किट तो अभी सही में है ही नहीं। अब क्या करता हूं यहाँ पे एक की दे रखी है, करंट जो है इन दिस करंट एम्पियर फ्लो थ्रू द 1 ओम रेजिस्टेंस। इसमें जो करंट बह रही है वो कितनी है, वो 1 एम्पियर बह रही है। और की को हम टी इक्वल टू टी नोट पे क्लोज करेंगे, वो बाद की बात है, क्योंकि पहले दो ऑप्शन जो है हमारे पास किसके हैं, टी लेस देन टी नोट के, मतलब ये अपने की जो है क्लोज नहीं की है। तो ऐसा करें कि इसको अगर मैं जीरो मान लो, तो काम करनी नीचे वाला, तो इसको जीरो मान लेता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये भी जीरो पे होगा, ये भी जीरो पे होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो जो है क्या बोलते हैं वहां पे 1 एम्पियर बह रही है। कितने से 1 एम्पियर करंट बह रही है। तो मान लीजिए इसमें ये करंट ऐसे में कोई ज्यादातर करंट 15 वोल्ट की बैटरी करंट बहेगी इसमें, तो इसमें 1 एम्पियर करंट बह रही है इसमें। अगर ये जीरो है तो यहाँ का कितना होगा, माइनस से प्लस हो गया तो 5 वोल्ट, और यहाँ पे 1 वोल्ट और बढ़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आई आर होता है प्लस से माइनस जाने पर, तो 1 वोल्ट इसमें आ जाएगा। तो इस पॉइंट की जो पोटेंशियल हो कितना होगा बच्चों, 6 वोल्ट होगा। कितना होगा, 6 वोल्ट। ये भी कितना होगा, 6 वोल्ट, और ये भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। अब देखो अगर इतना पता चल गया तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं ये, है ना। हालांकि केवीएल केसीएल भी तरीका होते हैं, लेकिन उसमें बहुत लेंथी चला जाएगा, ये सबसे बेस्ट तरीका ही रहेगा इसमें। ठीक, अब आइए इसमें कि पहला वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। 3 ओम जो है रेजिस्टेंस में वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज 3 ओम। किस आर की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा पहले मुझे I1 निकालना पड़ेगा। देखिए कि यहाँ पे आर ये ऊपर वाला है, इसमें देखिए यहाँ पे यहाँ 6 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। इस तो यहाँ पे जो करंट आएगी I1 वो कितनी जाएगी 6/3, मतलब I1 की जो वैल्यू यहाँ पे वो आ जाएगी हमारे पास वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस V/R, तो 6/3 कितना 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट ये आ गई हमारे पास। देखो बड़ा आसान तरीके से हो गया। अब 2 एम्पियर यहाँ से आ रही है, 1 एम्पियर यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही है बच्चों, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट जा रही होगी। 3 एम्पियर करंट जा रही है। ठीक, अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे माइनस से प्लस पे गए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों 15 वोल्ट होगा। कितना होगा 15 वोल्ट, और इसमें करंट कितनी है 3 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बचा VR वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे I इंटू R हो जाएगा। VR बचेगा 9 वोल्ट, है ना, 15 माइनस 6 कितना होता है 9 वोल्ट बच जाएगा। तो 9 वोल्ट बचेगा यहाँ पे, और I की जो वैल्यू है वो हमें पता है कितनी है 3 एम्पियर, और R आपको निकालना है, तो R की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 ओम आ जाएगी। तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका रहेगा इस क्वेश्चन करने का। अब देख सकते हो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज कितना 3 ओम, तो 3 ओम रेजिस्टेंस जो है ये बिल्कुल सही है। T लेस देन 0, जब ये की अभी ऑन नहीं की है, तो वैल्यू ऑफ द करंट इज I1 कितना बताओ 2 एम्पियर, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ये ऑप्शन भी सही हो गया। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और कर सकता हूं मैं यहाँ पे, ये वाला, क्योंकि हमें पता है T इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो कैपेसिटर होता है वो किस तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। तो जो शुरुआत में जब की ऑफ थी तब भी वही कंडीशन थी कैपेसिटर के लिए, और T इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी जब फुली चार्ज हो जाता है तो भी ओपन सर्किट हो जाता है। तो अगर ये T इक्वल टू डी ऑप्शन सही कर लेते हैं, यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, एट T इक्वल टू इन्फिनिटी कैपेसिटर जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो कैपेसिटर जो है अपना वो ओपन हो जाता है, कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है, ओपन सर्किट। ठीक है, तो ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है ये। अगर ओपन सर्किट है तो इसका मतलब जो शुरुआत में कंडीशन थी जब की ऑफ थी वही कंडीशन लास्ट में आएगी,
तो इसका मतलब कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस इसमें कोई करंट बहेगी नहीं, तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर कितनी होगी, 6 वोल्ट होगी। तो आप बोल सकते हैं जो वीसी जो होगा किस पर है, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट हो जाएगा। अब हम बताया कि जो इसने पूछा है चार्ज, ठीक है ना, तो चार्ज जो होता है क्यू बराबर होता है सी वी। सी कितना दे रखा है इसका 2 माइक्रोफेरड और बी कितना है 6, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कितना 12 माइक्रोकूलम आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। अब ये 3 ऑप्शन तो यहाँ पे बड़ा आसानी से हो गए। अब ये थर्ड ऑप्शन जो है इसको करना पड़ेगा। ये बोला है कि ये किसी जनरल टाइम पे पूछ लिया इसने कि टी इक्वल्स टू 7.2 माइक्रो सेकेंड पे क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो ये जो तीनों डायग्राम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इन तीनों को एक बैटरी के इक्विवेलेंट बना लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी E1 हो गई, यहाँ पे E2 हो गई, यहाँ पे E3 मान लीजिए, उसको जीरो पोटेंशियल की मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे E3 मान लेंगे, तो इसका निकाल लेते हैं पहले E इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ निकालते हैं E इक्विवेलेंट कितना आएगा। क्या होता है फॉर्मूला E1 बाई R1, तो E1 कितना हो जाएगा 15 और R1 निकाल चुके आप लोग 3 प्लस E2 कितना 5 बाई 1, E3 यहाँ पे ही नहीं, इसको जीरो मान लेंगे, ठीक है, 0 बाई 3 डिवाइड बाई 1/R1, 1/R1 मतलब 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 बचेगा यहाँ पे, तो ऊपर बच जाएगा 10, नीचे यहाँ पे 3 एलसीएम लेते हैं, तो 3 एलसीएम लेने के बाद दे सकते हो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस कितना 1, तो ये जो बचेगा हमारे पास कितना हो जाएगा ये 5। तो इक्विवेलेंट जो आएगा इसका 6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, इस पूरे वाले का। और इसका आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, तो यहाँ से आया था हमारे पास ये भाई 5/3 आया था, तो इसको उल्टा करते हैं क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट लिखते हैं यहाँ पे 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, ठीक है। तो इसको आप जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे कितना 5/3, तो इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/5, ठीक है। तो ये सर्किट को रिड्यूस कर दिया हमने। कैसे रिड्यूस कर दिया कि इसको पूरा हटाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बैटरी बना दी। कितने की बैटरी बन गई बच्चों, ये बन गई हमारे पास कितने की, इसकी वैल्यू आई थी 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट की बैटरी हो गई यहाँ पे। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना 3/5 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर रुका हुआ है, एक 3 ओम यहाँ पर है और यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफेराड का, ठीक, 2 माइक्रोफेराड का, और यहाँ पे 3 ओम है। अब आपसे पूछा है बताओ टी इक्वल टू 7.2 माइक्रो सेकेंड पर क्या चार्ज होगा, क्या करंट होगी। जो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस में टी बाय टो, ये होता है, ठीक है। अब आई नॉट जो होती है ना मैक्सिमम करंट होती है, और मैक्सिमम करंट कब बहती है 0 पर, तो एट टी इक्वल टू 0 पर, एट टी इक्वल टू 0 आप क्या निकालेंगे, आप आई नॉट निकाल देंगे, और आई नॉट की वैल्यू आएगी 6, तो हमारे पास क्या है वोल्टेज है। और ये आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/5 प्लस 5, तो ये 3/5 अप इंटू प्लस 3, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, तो ये जाएगा हमारे पास 6 अपॉन ये हो जाएगा 18/5, ठीक है, 18/5, क्योंकि 5 से 15 से 18, तो जो आई नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी हमारे पास 30 अपॉन कितना 18, 6 से काट सकते हो, 6 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा कितने बार 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये जो है 5/3 ये वाली बात आ जाएगी यहाँ पे, ठीक। अब देखिए आई नोट आ गया, अब हमें टोर निकालना है। टो जो होता है टाइम कांस्टेंट होता है, वो होता है आरसी के इक्वल, टो इक्वल टू क्या होता है बच्चों आरसी होता है। अब आर जो होता है ना वो किसके अक्रॉस होता है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस होता है। कैपेसिटर का अक्रॉस कितना आर आएगा, तो आर की जो वैल्यू होती है हमारे पास ये देख लीजिए यहाँ पे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये बैटरी को क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो जो आ जाएगा हमारे पास 18/5, ठीक है। और सी आपको दे रखा है 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा 36/5 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा ये। अब वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है अपने को, कर दीजिए पुट, तो आई इक्वल्स टू आई नोट आ गया 5/3 और ई की पावर माइनस टी की वैल्यू कितनी 7.2 और टो कितना है हमारे पास 36/5, 36 इंटू और 5 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो ये जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा, यहाँ पे पावर कट जाएगी 1 बचेगी, तो आप बोलेंगे यहाँ पे आई इक्वल्स टू 5/3 इंटू ई की पावर -1। और इस क्वेश्चन में ई की पावर -1 की वैल्यू दे रखी है, तो ये जो वैल्यू जो है हमारे पास 0.36 सॉरी वैल्यू कितनी है 0.36, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आई इक्वल्स टू जो है यहाँ पे 5/3 और यहाँ पर जाएगा 0.36, तो अब यहाँ से कट जाएगा, ये आप दे सकते हो यहाँ पे 12 से 36 1.2 और 12.60, तो आई की जो वैल्यू है वो आपका जो आंसर जो यहाँ पे कहाँ है, ये जो दे रखा है इधर आई की वैल्यू 0.6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पे
5 इंटू 0.12, तो आई जो है यहाँ पे 0.6 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी जो 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन थे वो सही थे, आसान थे। तो इसके चारों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। 3 तो बहुत ही आसान थे। अब देखिए इसमें एनालिसिस करते हैं इसका। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर लिया और आरसी, या आईआईटी एडवांस की ये है कि वो हमेशा क्या करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें मल्टी ऑप्शन मतलब मल्टी चैप्टर का कंसेप्ट यूज होता हो। तो ये भी बहुत लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है ना, करेक्ट केवल 1% लोगों ने दिया और रॉन्ग जो है किसी ने नहीं दिया इसको, ठीक है। मीडियम क्वेश्चन मानूंगा, टाइम तो लगेगा इसमें, 5-6 मिनट लगेंगे, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल जो पावर वाले जो है इसलिए टफ हो जाएगा थोड़ा सा इसमें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक आसान क्वेश्चन है जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों को यूज करके किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मास दे रखा है 1 kg का, बार दे रखी है और इसकी लेंथ भी दे रखी है और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब क्या किया है, इसको एक किसी एक जगह से यहाँ पे पाइवोटेड कर दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रोड है, इसकी लेंथ कितनी L है, इसको एक एंड से हिंज कर दिया गया है, ठीक है, इसकी लेंथ L होती है, ठीक। अब ये घूमेगी तो इसके अबाउट घूमेगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अबाउट इसका आई निकाल लेता हूँ। आई जो होता है वन रोड एंड के अबाउट कितना होता है बच्चों, वो होता है ml²/3। कितना होता है, ml²/3, है ना। तो साथ साथ में डाटा को ये उठा के रख लेता हूं मैं, जो काम आएगा मुझे बार बार, ये तो रख लेते हैं। तो m की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1, L² जो हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 4 × 10⁻², क्योंकि 0.2 दे रखा था यहाँ पे, और बाई 3, तो जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी 4/3 10⁻², ठीक। अब बोला है 1 एंड पाइवट कर दिया गया है। दूसरा एक स्मॉल बॉल है 0.1 kg की, वो मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल 5 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पे और कहाँ टकरा रही है, देखो यहाँ पे L/2 पर, ठीक है ना, कोलिजन कर देती है, यहाँ पे हिट करती है। तो यहाँ पे एक बॉल आ रही है, पहले कितने से आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास जो दे रखा है आपको स्मॉल m, ठीक है, ये दे रखा है 0.1 kg। अब बोला है और इस रिटर्न बैक द सेम पाथ, टकराने के बाद क्या है, सेम पाथ रिटर्न कर जाती है, ठीक। अब पूछा गया आपसे कि भैया आफ्टर जो है कोलिजन के बाद इसका ओमेगा क्या होगा और बॉल की स्पीड क्या होगी। तो इसको मैं एक बार और डायग्राम मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चों, कि कोलिजन के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये रोड है, ये रोड घूमने लग जाएगी, ठीक है, कितने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक। और ये L/2 डिस्टेंस पर है, और ये बॉल जो है वापसी लौट आ जाएगी यहाँ टकराने के बाद किसी स्पीड v से। मुझे ओमेगा और v ये दोनों ही फाइंड करने हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा। तो देखो, एक तो इसमें एंगुलर मोमेंटम लगाना है अपने को, ठीक है, और एक ई की इक्वेशन लगानी है, और साथ में ये भी लिखा है कि जो कोलिजन है वो कैसी है, इलास्टिक है, ठीक। तो एक तो लगाना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, AMC शॉर्टकट में बोलता हूं मैं इसको, L इनिशियल इक्वल्स टू L फाइनल। तो L इनिशियल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, L फाइनल। L इनिशियल कितना, चल शुरुआत में कौन चल रहा है, शुरुआत में केवल बॉल चल रही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास MBR परपेंडिकुलर। क्या होता है, MBR परपेंडिकुलर। M कितना हमारे पास इसका 0.1 kg, शायद 0.1 kg दे रखा है ये, ठीक है ना। V कितने दे रखा है, 5, और R परपेंडिकुलर कितना, L/2, L/2 मतलब कि 0.1, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 0.1, ठीक है। तो ये L/2 जो है 0.1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा MBR परपेंडिकुलर। तो ये चल रहा है बस, और कोई नहीं चल रहा, ठीक है ना। बाद में और डायरेक्शन देख लेते हैं, जैसे अगर ये जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऐसे घूम रहा है, तो R×B के हिसाब से ये कहाँ जाएगा, ऊपर बाहर तरफ आ जाएगा आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का बड़ा ध्यान रखना जाता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब आफ्टर कोलिजन रोड घूमेगी, तो रोड घूमने का कितना होता है, आई ओमेगा। क्या होता है बच्चों, आई ओमेगा। तो आई की वैल्यू जो दे रखी है हमारे पास, ये निकाली मैंने यहाँ पे 4/3 × 10⁻² और इंटू ओमेगा, और ये भी कहाँ आएगा आपके पास, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। लेकिन बॉल का जो है ना, ये अंदर आएगा R×B, क्योंकि बाद में लौट के ऐसे जाएगी ये, तो ये अंदर आ जाएगा, तो इसमें माइनस लिख देंगे। M की वैल्यू कितनी, वही 0.1, V की वैल्यू पता नहीं है, निकालना पड़ेगा अपने को, और R परपेंडिकुलर फिर से क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे 10⁻² वाला पार्ट पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सब 10⁻² वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4/3 ओमेगा माइनस में V और इक्वल टू बच जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गई यहाँ पे। कितने आ गए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन और चाहिए अपने को, वो इक्वेशन आएगी ई की। तो ई की जो इक्वेशन होती है V2 - V1 अपॉन U1 + U2 होती है, ठीक है। अब ई तो 1 दे रखा है, V2 होता है सेकंड ऑब्जेक्ट, इसको मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं और रोड को 2 ऑब्जेक्ट मान रहा हूं। तो ये जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा L/2,
मतलब 0.1 ओमेगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0.1 ओमेगा। तो यहाँ पर जाएगा 0.1 ओमेगा, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं। माइनस में V1, तो B1 यहाँ पे आएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास -B। डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। U1 शुरुआत में केवल बॉल ही चल रही थी, कितने चल रही थी? 5 से। कितने चल रही थी बच्चों? 5 से, ठीक है ना। जब 0.1 इंटू ओमेगा हो आएगा बच्चों, यहाँ पे 5 से चल रही थी, ठीक। अब यहाँ देख सकते हो ये जो क्या बचा यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.1 ओमेगा प्लस V इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे ही इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे B वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 + 2 कर किया जाए तो B कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस में कितना 0.1 इंटू ओमेगा इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा ये, ठीक है, ओमेगा इंटू 10। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है 4 + 0.3 तो मतलब 4.3 डिवाइड बाई 3 इंटू क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 10 आ जाएगा ओमेगा इंटू 10, ठीक है 10। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 30/4.3। अब इसके हिसाब से लगभग ये 7 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठ सकता है? 6.98। कितना ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.98 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है 6.98 आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। और इस ओमेगा की वैल्यू आप किसी में पुट कर दीजिए, चाहे क्वेश्चन 1 में कर दीजिए, चाहे क्वेश्चन 2 में कर दीजिए। जैसे हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन 2 से लेते हैं, तो V की जो वैल्यू आएगी 5 माइनस में कितना 0.1 ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल्स टू 5 माइनस में 0.1 करने के बाद 0.698 आ जाएगा ये। और इसके बाद ऑप्शन देख सकते हो ये कौन सा सही रहेगा, तो ये जाएगा 4.3 के आसपास वैल्यू। तो V की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4.3 के आसपास मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और E की इक्वेशन लगानी अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए। तो ये मल्टीपल चॉइस नहीं था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था, तो इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज हुआ और क्या क्या यूज हुआ इसमें। देखो इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एक ही कंसेप्ट है इसमें, और ये भी 60% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया। तभी तो बोलते हैं जो एडवांस का जो पेपर होता है पर ढंग से करें तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। 50% नंबर लाने पर तो बच्चों के 1000 के अंदर रैंक आ जाती है, ठीक है ना। करेक्ट 10% लोगों ने दिया है और रॉन्ग जो है 30% लोगों ने दिया है। मैं इसको इजी मान के चलेंगे हम लोग। और क्वेश्चन भी इजी थी, 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते। क्वेश्चन थोड़ी फास्ट हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक 2 प्लेट दे रखी है। अब प्लेट्स के बीच में क्या है कि हम एक लिक्विड भरना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और ये बोल रहा है कि 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से भर रहा है। तो t इक्वल टू 10 सेकंड पर इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। तो हमें पता नहीं कितना भर जाएगा, हम मान लेते हैं t इक्वल टू 10 सेकंड पर कुछ h हाइट तक ये भर जाता है। कितना भर जाता है? h हाइट तक। तो h हाइट तक जो भरेगा तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए कि कैसे निकालेंगे। तो जो 250 जो 250 इंटू 10 सेकेंड में जो ये लिक्विड भरा उसका वॉल्यूम लिख दीजिए। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। तो भैया आप देख सकते हो यहाँ पे ये 50 लेंथ होगी, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास 5, और हाइट तो ये जो बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू 50 इंटू एच। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एच की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी 10 सेंटीमीटर। कितनी जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो कुछ नहीं है, अब यहाँ पे 2 कैप्सूल बन गए, एक में एयर भरी होगी, ऊपर वाले पार्ट में कुछ एयर भरी होगी और नीचे वाले पार्ट में लिक्विड भरा होगा। तो अगर मैं इसका सी इक्विवेलेंट निकालूं यहाँ पे कुछ ऐसा समझो, और दोनों ही कैपेसिटर जो एयर वाला कैपेसिटर है और जो लिक्विड वाला कैपेसिटर है दोनों किस में होंगे पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर बनाए तो एक यहाँ पे C1 जो एयर वाला है, ठीक है, और एक यहाँ पे C2 जो लिक्विड वाला है, ठीक है, जो क्या बच्चों लिक्विड वाला है। इन दोनों की बात कर लेते हैं, दोनों ही किस में होंगे पैरेलल में होंगे यहाँ पे, ये पता अपने को। अब देखिए इसमें एच आपने कितनी निकाली 10 सेंटीमीटर निकाली, तो ये 10 सेंटीमीटर बची है आपके पास। तो ऊपर एयर कितनी बचेगी यहाँ पे 40 सेंटीमीटर बच जाएगी, ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला लिखना है कि C1 जो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। तो C1 की जो वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट, एरिया जो है ना उस प्लेट का लेना पड़ेगा इसमें, जो कितना कि जो है 40 सेंटीमीटर हाइट और 50 सेंटीमीटर इसकी विड्थ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 40 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -4 मीटर बदलने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे फेरेड में आंसर चाहिए। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि डी जो दे रखा है इसमें 5 सेंटीमीटर दे रखा है।
तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है 2 पावर माइनस की तो यहाँ से खत्म हो जाएंगी और 2 पावर खत्म हो जाएंगी यहाँ से, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट। C1 की वैल्यू कितनी जाएगी 4 एप्सिलॉन नॉट। C2 की जो वैल्यू आएगी वो देखिए आएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, क्योंकि उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है बच्चों, और इसकी हाइट केवल 10 सेंटीमीटर है ये। तो आप देखेंगे एरिया अगर निकाला जाए यहाँ पे, तो एरिया एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना जाएगा 10 इंटू 50, तो 10 इंटू 50, ठीक है, और इंटू 10 की पावर माइनस में 4 मीटर स्क्वायर बदलने के लिए, और यहाँ पे भी बिट्स कितनी जाएगी 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पावर कैंसिल हो जाएंगी ये सारी, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यह जो C2 की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट रहने दीजिए, एप्सिलॉन आर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो शायद इस क्वेश्चन में दिया होगा आपको, कितना देखो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है यहाँ पे ये बोल रखा है 3, कितना बच्चों 3, तो ये आपका कितना है 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 3। तो अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं वो किस में पैरेलल में, और पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट आता है, सी इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है C1 प्लस C2, क्या आता है बच्चों C1 प्लस C2। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट देख लिया आप लोग यहाँ पे कि C1 की वैल्यू ये कितना हो गया हमारे पास 4 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया 3 एप्सिलॉन नॉट, तो जाएगा 7 एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको गिवन है इसमें, कितनी है 9 इंटू 10 की पावर माइनस में 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 9 इंटू 10 की पावर माइनस में 12, तो आ जाएगा सी इक्विवेलेंट जो आपका यहाँ पे है कितना जाएगा 63, कितना बच्चों 63 इंटू 10 की पावर माइनस 12, मतलब 63 माइक्रोफेरेड। तो बहुत ही जेई मेंस लेवल वाला क्वेश्चन समझ लो आप लोग, पिकोफेरेड कितना जाएगा बच्चों 63 पिकोफेरेड आ जाएगा ये, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 63 पिकोफेरेड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चनों में आता है ये, थोड़ी सी क्वेश्चन करनी है, ज़्यादा टफ भी नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, केवल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना भाई, डाइलेक्ट्रिक भर के एक बार हवा में, और ये अटेम्प्ट जो है 45% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, 27% ठीक ठाक लोगों ने सही किया इसका आंसर, और 29% लोगों ने इसको रॉन्ग ऑप्शन दिया। तो इजी था, और टाइम भी 2 से 3 मिनट लग सकते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं लगने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब ये तो समझ लो कि एडवांस का ही नहीं, ये आपका समझ जेई मेंस लेवल क्वेश्चन है। केवल क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई गैस को एक्सपेंड करें एडियाबेटिकली इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट, है ना। तो हमें पता है कि T और V दे रखा है, तो एडियाबेटिक में जो हमने पता है कि TV की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये सबको पता होगा कि PV की पावर गामा होता है, TV की पावर गामा माइनस 1 होता है। अब पहले प्रोसेस A से कहाँ जाना है, यहाँ पे TA है और यहाँ पे कितना है VA कितना V0 की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, तो गामा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल टू TF बोला इसने इस चीज को, और V कितना है 5, तो 5 V0 और इसकी पावर गामा माइनस 1, तो V0 गामा माइनस तो कट जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा TA इक्वल टू TF और 5 की पावर गामा माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है ये। दूसरे में बात करें हम, तो दूसरा बोला है कि TB V0 से कहाँ जाना है, TF 5 V0 तक जाना है। और ये जो है प्रोसेस कैसा है, दानोदर सेम एक्सपेंड था आइसोथर्मली, आइसोथर्मल मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि TB और TF क्या होंगे बराबर होंगे, तो TB इक्वल टू क्या हो जाएगा TF हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और हमसे पूछा गया है TA बाई TB, तो बहुत ही आसान, तो TA बाई TB निकालना है अपने को बस यहाँ पे, तो TA बाई TB, TF से TF कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 5 की पावर गामा माइनस 1। तो देखो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन समझ सकते हो आप इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें तो एक भी मिनट नहीं लगे कि तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा, नहीं तो आप ये बिना पेन के भी चला के कर सकते हो क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन है प्रोसेस वाला, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह से क्वेश्चन था, और ये जो है 38% लोगों ने सही किया है, मतलब काफ़ी लोगों ने सही किया है, अटेम्प्ट नहीं किया अभी भी। और कई बार बच्चे ना ये एडवांस के नाम से घबरा जाते हैं, तो क्वेश्चन तक पहुंचते नहीं, हमको क्वेश्चन भी सिलेक्ट करने तो कौन सा क्वेश्चन करने लायक था कौन सा नहीं करना। तो 1 से 2 मिनट लगेंगे इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम, और ये इजी लेवल का ही क्वेश्चन होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 2 सैटेलाइट है मूविंग डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ, द हाइट एट P एंड Q, द अर्थ सरफेस HQ ये दे रखा है यहाँ पे, और एक HP की वैल्यू दे रखी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आग होता है किसी हाइट पर एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी होता है
वो जो होता है GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक, अब एक तो होता है GP, तो एक तो GP पूछा है इसने, GP बाई GQ। ठीक है, ये निकालना है अपने को, निकालने दे रखा है, ये तो हमें H निकालना है बस यहाँ पे। तो पहले वाले केस में हो जाएगा R प्लस HQ, उल्टा चलेगा यहाँ पे, का स्क्वायर, और R प्लस HP का होल का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है अपने को 36/25, ये गिवन है। इन दोनों का रूट ले लीजिए, तो आपसे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यह मिलेगा R प्लस HQ अपॉन R प्लस HP, ये बन जाएगा 6/5, 6/5। अब इसमें ना एक तो दे रखा है क्या, HP दे रखा है, HQ पूछा है बस, ठीक है ना, तो HP रख दीजिए यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5R प्लस 5HQ इक्वल टू 6R प्लस 6HP। HP कितना दे रखा है, R/3, R/3, तो ये कट जाए कितनी बार, 2 टाइम्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6R, उधर 5R, तो 3R बचेगा इधर, तो 5HQ इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3R। तो HQ की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 3R/5। तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। तो इसका आंसर जो है, ये फ्री के क्वेश्चन है ना, फ्री के नंबर मिलेंगे आपको इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो इसमें जो देखिए ग्रेविटेशनल का था, ये काफी लोगों ने करेक्ट भी किया है, क्योंकि आसान था, तो 53% लोगों ने करेक्ट कर दिया, है ना। अभी भी 30% लोगों ने नहीं किया, क्योंकि सब लोग जो है एडवांस तक नहीं पहुंच पाते, और रॉन्ग किया है लोगों ने। इजी लेवल क्वेश्चन था, 2 से 3 मिनट लगने थे इसमें, और ये बड़ा आसान सही क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए हाइड्रोजन लाइक एटम, नंबर कितना Z, फोटोन इमिट कर रहा है, ठीक है, और ट्रांजिशन हो रहा है इसमें 4 से कहां पे, 3 में, और जो इस एटम के ट्रांजिशन से जो फोटोन निकल रहे हैं उनको हम कहां टकरा रहे हैं, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेटेड। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है कि एक कोई एटम मान लीजिए, इसका ट्रांजिशन हो रहा है n=4 से n=3 में। तो जब ये ट्रांजिशन करेगा तो यहाँ से एक फोटोन निकलेगा, ठीक है ना, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी hc/λ जिसे बोलते हैं हम लोग, वो हो जाएगी 13.6, 1/3 का स्क्वायर माइनस में 1/4 का स्क्वायर। और इस फोटोन को एक टारगेट मेटल है यहाँ पे कोई, इस पे टकरा रहे हैं हम लोग, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दे रखी है ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ से Ke मैक्स दे रखा है कि यहाँ से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो वैल्यू आएगी 1.95 आएगी, कितने आएगी बच्चों, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बड़ा सा आसान है, मतलब यहाँ पे एक फोटोन डाला, इस एनर्जी, तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, Ke मैक्स जो होता है, Ke मैक्स वो होता है हमारे पास hc/λ माइनस में फाई। आपसे पूछा क्या था यहाँ पे, और फाई ये होता है। अब hc/λ तो E के बराबर हो जाएगा, आपने पता है कि इसकी वैल्यू जानते हैं हम लोग कितनी आएगी। अब और यहाँ पे इसने जो पूछा है Z बताओ कितना आएगा, तो ये 13.6 Z² हो रहा था बच्चों, यहाँ पे 13.6 Z² मल्टीप्लाई माना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं था कौन सा था, हाइड्रोजन के लिए नहीं था, बस डाटा रखना है। अच्छा, ये फाई और निकाल लीजिए, फाई जो होगा ना वो होगा हमारे पास hc/λ0। क्या होगा, hc/λ0। hc की जो वैल्यू रखनी है इसमें, ये बोला भी है इसने कि भाई 12,400 होती है, या पता है अपने को, तो 12,440 कर दिया, और नैनोमीटर में 331 कर दिया। तो ये जो आपके पास कितने बार कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बस डाटा रख दीजिए इसमें। क्या करना है, Ke मैक्स दे रखा है 1.95, ये 13.6 Z², और इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 16 और इंटू 9, तो ऊपर बच जाएगा 7। ठीक बच्चों, और यहाँ पे फिर माइनस की हम बात कर लेते हैं, कितना, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको उधर ले जाइए, तो ये आएगा 5.95 इक्वल टू 13.6 Z², यहाँ पे 7 और यहाँ पे 69। ठीक, तो इसको आप कैंसिल वगैरह कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है कि भैया ये कट जाएगा, 7 8 56 और 0.8, उसके बाद 7 5 35, 0.85 के बराबर। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो Z² की जो वैल्यू आएगी 16 इंटू 0.5 जो बचेगा वो 13.6 ही बच जाता है, 13.6 इंटू 9 और डिवाइड बाई 13.6, ये कैंसिल हो जाएगा। तो Z की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ जाएगी 3, तो एटॉमिक नंबर उसका क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर मिला लिया, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें क्या था,
एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंसिडर किया गया है। काफ़ी लोगों ने सही किया, 38% लोगों ने, फिर भी बहुत से लोगों ने गलत किया, और अनअटेम्प्ट जो है 16% लोगों ने किया है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बच्चा अटेम्प्ट तो करता है, लेकिन गलत भी काफ़ी लोगों ने किया है, इतना गलत नहीं होना चाहिए था ये। तो टाइम जो है 3 से 4 मिनट लग सकते हैं आराम से इसको, और क्वेश्चन भी इसकी ईजी थी, बहुत टफ नहीं थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो उधर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑप्टिकल अरेंजमेंट दे रखा है, इसमें 2 मिरर दे रखे हैं आपको, M1 और M2। इसके बारे में बताया कि M1 और M2 की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 और कितनी है 24। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो F1 कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, और इसका F2 कितना हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो R/2 होता है F की वैल्यू। इसके बाद बोला यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और एक ऑब्जेक्ट जो है ना मिड पॉइंट पर रखा हुआ है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, कि ये भी 10 सेंटीमीटर आपका, वो वाला पार्ट भी कितना है 10 सेंटीमीटर है, और इनके बीच में एक कहीं पर एक लेंस रखा हुआ है, और लेंस की जो फोकल लेंथ है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है यहाँ पे। ठीक है ना, मिड पॉइंट फोकल लेंथ ऑफ द 10 सेंटीमीटर, तो एफ जो यहाँ पे फोकल लेंथ वो 10 सेंटीमीटर है लेंस की। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि भैया व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड M1 इज n/7, कितनी बच्चों n/7 अगर होगी तो बताइए जिससे इमेज क्या करे इस S पर ही आ जाए। तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, इस x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है, कि जिससे इमेज कहाँ बने यहीं पे बन जाए। तो हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन मान लेते हैं M1 से, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 सॉरी क्या से M2, तो मान लेते हैं यहाँ से पहले रिफ्लेक्शन हुआ, इसकी इमेज निकाल लेते हैं, है ना। तो फॉर M2 तो M2 के लिए हम देखें तो इसके लिए U कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। V निकालना है तो V जो होता है UF अपॉन मिरर के लिए U - F होता है, या फिर आप लोग फॉर्म लगा सकते हो 1/V + 1/U = 1/F। थोड़ा शॉर्टकट रहता है ये, इसलिए कर रहा हूँ इसको मैं। तो U की वैल्यू कितनी -10, V की वैल्यू कितनी -12 क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, अपॉन U की वैल्यू -10, और माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये +2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी वो जो है 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितने जाए बच्चों 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर आने का मतलब है कि ये डायरेक्शन प्लस होती है, इसमें ये क्या होती है माइनस होती है। ठीक है, तो इमेज कहीं इसकी यहाँ बनेगी कहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज बन जाएगी ये 60 सेंटीमीटर पर। कितने पे 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किसको पास करेगी लेंस को, तो लेंस से इमेज बना लेते हैं, कहाँ पे इमेज बनती है ना। तो फॉर लेंस के लिए देखिए क्या हो रहा है, यू की वैल्यू लेंस के लिए डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी बच्चों नेगेटिव होगी। तो लेंस के लिए यू जो है 20 + 60 कितना -80 हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम बी निकालना है तो होता है UF अपॉन U + F होता है लेंस के लिए, या फिर लेंस फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिए तो V U कितना -80 सॉरी, और F कितना 10, यहाँ पे -80 + 10। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी 80/7, और 80/7 प्लस का आएगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इमेज बन जाएगी लेंस की, और ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितनी 80/7। ठीक, अब देखना है कि भाई ये फिर से इमेज कहाँ पे बने। अब सारा खेल जो है ना, ये मान लो I1 हम इसको नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया I2। अभी I2 की लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ पे कहाँ बने। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि अगर ये I1 इस M1 के पोल पे बन जाए, तो पोल से क्या होता है सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होती चीजें। ठीक है ना, कितनी होती है सिमेट्रिकल रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें केस फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो केस फर्स्ट देखिए, केस फर्स्ट क्या कहेगा आपसे, इफ I2, ठीक है, ये जो हमारे पास ये I2 है, I2 इफ I2 इज एट पोल ऑफ M1, पोल ऑफ M1। तो अगर पोल पे होती है तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि पोल से तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब ये डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करें, अगर मान लो ये M1 यहाँ आ जाए तो ये रिफ्लेक्ट होगी फिर यहाँ पे। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसी आई थी वैसी चली जाएगी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ पे कहीं डायग्राम बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे क्या करें कि इसको हम पोल पे रख दें, तो फिर जो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 80/7 हो जाएगी। तो इस केस में जो n की वैल्यू कितनी जाएगी 80। तो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, कोई कई ऑप्शन इसके सही थे। दूसरा केस यहाँ पे हो सकता है कि इसको हम कहाँ पर रखें, इसके 2f पर रख दें, कि भाई यहाँ से इमेज बनी पहले, फिर यहाँ पे गई है, उसके बाद ये इमेज, और ये क्या हो जाए इसका 2f हो जाए। ये क्या हो जाए बच्चों 2f हो जाए, किसके लिए मिरर के लिए। तो केस 2 देख लीजिए यहाँ पे,
केस 2, इफ I2 इज एट 2f मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ M1, तो M1 के क्या करेगा, पाथ रिट्रेस, इस वाले केस में आता है पाथ रिट्रेस वाली कंडीशन आती है कि पाथ रिट्रेस कर जाएगा ये, तो पाथ रिट्रेस करेगा तो भी इमेज कहाँ बन जाएगी, यहीं पे बन जाएगी, है ना, नॉर्मल इंस्टेंस हो गया इस केस में। ये 2f है, ये कितना दे रखा है हमारे पास, 2f हो जाएगा इसका कितना 20 सेंटीमीटर, और ये आप निकाले चुके I2 कितना था, I2 था हमारे पास 80/7, ठीक है, क्योंकि इसकी जो F1 थी कितनी थी हमारे पास 10 थी, तो इस केस में जो x की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 20 प्लस 80/7, कितना बच्चों 20 प्लस 80/7, तो यहाँ पे 140 प्लस 80 तो 220/7, तो इस केस में जो n की वैल्यू निकल कर आती है 220, तो ये भी ऑप्शन सही था जिस बच्चे ने किया वहां पे। एक और देख सकते हैं, अगर I2 इसके फोकस पर हो, है ना, तो ये केस थर्ड देख लीजिए, केस थर्ड, इफ I2 इज एट f ऑफ M1 के फोकस पे हो, अगर यहाँ पे ये फोकस पे आ गया तो मान लो यहाँ पे इसे फोकस बोल दिया इसको मैंने, तो फोकस पे आने के बाद तो कंडीशन कुछ ऐसे होगी कि रे पैरेलल आएगी, है ना, पैरेलल अगर आई से मान लीजिए अगर ये फोकस होता है, डायग्राम बनाओ छोटा सा मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस तरह से ये कंडीशन है फटाफट, ये आपका हमारे पास M2 है, ये M1 है, पहले यहाँ से आपने पता है कि ये रे से गई, फिर इस पे आई और फिर यहाँ पे ये आपको 80/7 निकाल चुके हैं पहले से ही, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं कह रहा हूँ ये अगर ये फोकस होता है यहाँ पे, ये डिस्टेंस कितनी होती है हमारी f के बराबर, तो ये क्या होती है पैरेलल, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है पैरेलल हो जाती है, और अगर ये रे पैरेलल आ रही है किस पे, लेंस पर, तो इसके बाद तो क्या है ये फोकस पे करेगा, और इसका फोकस जो है कितना है 10 पर, ये तो ये यहाँ पे आ जाती है, ऐसा भी डायग्राम बन सकता है। तो इस केस में 80/7 प्लस ये कितना 10, तो इस केस में जो x की जो वैल्यू होगी वो जाएगी 10 प्लस 80/7, तो इस केस में 70 प्लस 80 कितना हो जाएगा बच्चों 150/7, ठीक है, तो इस केस में जो n की वैल्यू आएगी 150, तो ये भी ऑप्शन सही था, तो तीन ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी आप अगर लगा के आओगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो है रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, ठीक है, और ये भी जो है 31% लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कई बार हमें बड़ा सा डायग्राम देख के घबरा जाते हैं, तो उससे नहीं घबराना है अपने को, और करेक्ट तो बहुत ही कम लोगों ने किया है, और रॉन्ग जो है 65% लोगों ने, तो थोड़ी सी दिमाग लगाइए भाई, पाथ ट्रेस कराने, एक तो ये तो सबको पढ़ाया जाता है कि पोल पे सिमेट्री से रिफ्लेक्ट होती है, दूसरा पाथ ट्रेस के लिए नॉर्मल स्टैंड कराते हैं, 2f पे इमेज बनाते हैं, ये तो हम बार बार क्लास में कराते हैं, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रख के लिए, मतलब मॉडरेट वाला क्वेश्चन था, टफ नहीं बोल सकते, 3 से 4 मिनट बिल्कुल लगेंगे इसमें, और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लेंथ ही नहीं थी, मॉडरेट लेंथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक तो रे ऑप्टिक्स और एक एरर, देखो पहले जो है एरर से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब एरर से क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, एडवांस में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो एरर कंसेप्ट को थोड़ा अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और आसान क्वेश्चन आते हैं। ये बोल रहा है कि एक फोकल लेंथ डिटरमाइन करनी है कॉन्वेक्स लेंस की, ऑब्जेक्ट कहाँ पे 10 पे रखा है, और इमेज जो है रियल इमेज बन रही है, मतलब लेंस के इधर साइड बन रही होगी, मतलब ये कहानी समझो कि यहाँ पे एक लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे क्या है इमेज है, इसको आप यू बोलते हो, इसको आप बी बोलते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इमेज बनेगी इसमें यहाँ पे। अब इसने u की जो वैल्यू है वो जो दे रखी है 10 प्लस माइनस में 0.1 सेंटीमीटर, और जो v की वैल्यू है वो दे रखी है 20 प्लस माइनस में 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखे बच्चों। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पे मेरे फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/f इक्वल्स टू होता है 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू आएगी +20 क्योंकि आगे बन रहा है, तो डायरेक्शन में प्लस होगा, इसमें क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, तो 1/20 और माइनस माइनस में 10 आएगा, ठीक है, तो इसका 20 एलसीएम ले लिया जाएगा, तो ये जाएगा 1 + 2/20, तो जो f की जो वैल्यू है ना बच्चों वो जाएगी हमारे पास 20/3, कितने जाएगी 20/3 सेंटीमीटर, तो इस यहाँ तक तो सब लोग पहुँच जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे सीरीज पैरेलल वाले क्वेश्चन आते हैं, तब भी आप क्या करते हैं डिफरेंशिएशन अप्रोच करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो ये जाएगा 1/f को जाएगा 1/1/f² और f का हो जाएगा df, ठीक है, यहाँ पर जाएगा माइनस में 1/v², यहाँ पर हो जाएगा dv, और माइनस से अपने पास आई और माइनस में 1/u², यहाँ हो जाएगा du। फॉर एरर कैलकुलेशन के लिए हमेशा एरर ऐड करते हैं, कि बेशक नेगेटिव आएगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, लेकिन एरर निकालते वक्त हमको केवल पॉजिटिव टर्म, हमेशा एरर ऐड की जाती है,
ठीक है। तो फॉर एरर कैलकुलेशन के लिए क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आप बोलेंगे कि भैया इसको डेल्टा एफ बोल दीजिए, डेल्टा एफ बाई एफ स्क्वायर, है ना। यहाँ हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर। अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए फोकल लेंथ में, हमें चाहिए डेल्टा एफ बाई एफ, ठीक है ना। परसेंटेज एरर चाहिए थी, यहाँ पे देखो इंटू 100 चाहिए यहाँ पे। तो जो ये एफ जो है इसको इधर, एक दो एफ है यहाँ पे, एक एफ तो यहाँ रख दे, एक इधर भेज देता हूँ। तो ये बच जाएगा हमारे पास डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर इंटू एफ इंटू 100। वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा यू की वी की वैल्यू कितनी है 0.2, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 का 20 का स्क्वायर, प्लस 0.1 और ये आएगा 10 का स्क्वायर, और इंटू 100, और एफ कितना निकाल चुके हम लोग 20/3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 20 के स्क्वायर में से डबल पावर आएंगे 10 की, यहाँ पे भी 10 डबल पावर आएंगे, तो ये पावर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बचेगा हमारे पास कितना 0.2 डिवाइड बाई 4 प्लस 0.1 और इंटू 20/3। ठीक। अब चाहे तो आप इसका एलसीएम वगैरह ले सकते हो। जब आप सोल्व करेंगे इसको तो जो परसेंटेज एरर आएगी यहाँ पे, है ना, तो डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 की जो वैल्यू आएगी वो जो आएगी यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों 1% आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 1% इसका आंसर रहेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। रे ऑप्टिक्स और एरर कंसेप्ट का यूज किया गया है, रे ऑप्टिक्स और एरर कंसेप्ट का यूज किया गया है। तो ये बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, है ना, और करेक्ट रेस्पॉन्स जो है, रॉन्ग रेस्पॉन्स जो है इसका 15% लोगों ने दिया है। ठीक, बोर्डेड क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ए क्लोज कंटेनर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक गामा 1 दे रखा है 5/3 मोनोटोमिक होगी, दूसरा गामा 2 7/5 डायटोमिक होगी। द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ये दे रखे हैं हमने। द मिक्सचर गैस डज ए वर्क कितना 66 जूल एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, जो W जो होता है वो जो है अपना होता है NR डेल्टा T, सब लोग पता है। तो यहाँ पे मिक्सचर में N1 प्लस N2 और R डेल्टा T। ठीक, अब N1 प्लस N2 क्योंकि 2 मोल तो इसके यहाँ पे और 1 मोल ये है, तो 3 मोल हमारे पास क्या है गैस है। ठीक, तो W की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3R डेल्टा T, और W यहाँ पे गिवन भी है कितना दे रखा है 66, है ना। W जो है 66 जूल दे रखा है ये रहा, तो यहाँ पे 66 इक्वल्स टू 3R डेल्टा T। तो R डेल्टा T की जो वैल्यू आई बोलो कितनी आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 22। कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 22, इसका यूज करेंगे हम लोग। अब पूछा गया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बहुत ही आसान, कि जो डेल्टा U है वो डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 कर दीजिए दोनों को अलग अलग, तो ये आएगा N1 F1 बाई 2 R डेल्टा T प्लस N2 F2 बाई 2 R डेल्टा T। अब N1 आपको कितना रखा है 2 मोल, और F1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे उसकी 3 होंगे, क्योंकि ये मोनोटोमिक गैस है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3/2 R डेल्टा T प्लस N2 1, F2 कितना हो जाएगा 5/2 और R डेल्टा T। अब यहां से देख लीजिए, तो ये देख लीजिए यहाँ पे 6 और प्लस 5 और R डेल्टा T। ठीक है, अब आपको यहां से डेल्टा U निकालना है वैसे अपने को। देखो यहाँ पे तो जो डेल्टा U है ना वो जाएगा 11/2 और R डेल्टा T, और R डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 22, तो यहाँ पे 22 लिख दीजिए। तो ये कट जाएगा यहाँ से 11 टाइम 11 इंटू 11 कितना होता है 121 जूल। तो जो डेल्टा U की जो वैल्यू आएगी वो 121 जूल आएगी। तो ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स और से क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। देखिए क्या हुआ यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, अभी भी ये लोगों ने जो है सही नहीं किया है, ठीक है ना, 10% लोगों ने करेक्ट किया। ये बहुत ये मतलब ये लोग जो है समझ लो बहुत कम लेवल के लोग पढ़ते हैं, रॉन्ग काफ़ी लोगों ने किया है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही आसान था। अब देखिए यहाँ पे मॉडरेट इसकी बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन थी, 3 से 4 मिनट भी नहीं लगता अगर आप और थोड़ी तेजी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखो काइनेमेटिक्स क्वेश्चन, ये काफ़ी बार आ चुका है और ये बार बार पूछते रहते हैं जेई इसमें। केवल आपको रिलेशन निकालना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्या कह रहा है, एक पर्सन है 1.6 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है बच्चों, और एक पोल है, मान लीजिए यहाँ पे एक पोल दे रखा है, इस पोल की हाइट दे रखी 4 मीटर,
और यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, मान लीजिए कोई भी उजाला दे रहा है, और एक आदमी यहाँ पे, उसकी हाइट है 1.6 मीटर। कितनी बच्चों? 1.6 मीटर। ठीक है, तो ये एक आदमी यहाँ पे ये 1.6 मीटर का है, 1.6 मीटर। ठीक है, और जब ये से लाइट आएगी यहाँ पे, रे ऐसे आएंगी तो ये शेडो फॉर्म करेंगी, तो शेडो कहीं यहाँ पे होगी, यहाँ पे इसकी शेडो फॉर्म पे होगी, ये शेडो हो जाएगी यहाँ पे। तो आपसे पूछा क्या है, अगर ये चले कितनी स्पीड से, है ना, कि ये बोल रहा है यहाँ पे द स्पीड ऑफ द पर्सन इज 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि यहाँ पे 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव करे, देन द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन ऑफ द शेडो, इस शेडो की टिप का ऑन द ग्राउंड रेस्पेक्ट टू पर्सन, ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू पर्सन पूछा है, ग्राउंड रेस्पेक्ट नहीं पूछा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको मान लो आप लोग थोड़ी देर एक्स मान लीजिए, और इसको मान लीजिए पूरे को वाई मान लीजिए, तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स तो ये पर्सन की स्पीड हो जाएगी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई शेडो की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, तो आपको यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल दिख गए होंगे, एक तो ये बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें आ जाएगा 4 अपॉन कितना वाई, और एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आ जाएगा हमारे पास कितना 1.6 अपॉन ये कितना हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4y माइनस में 4x इक्वल्स टू 1.6 वाई, वाई को एक तरफ ले लीजिए, वाई धर जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.6 अगर हम करें माइनस में, तो ये बच जाएगा हमारे पास जो है 2.4 वाई इक्वल्स टू कितना 4x, तो 4 से भी कटी जाएगा ये 0.6 टाइम, तो 0.6 वाई इक्वल्स टू कितना जाएगा x हो जाएगा। अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 0.6 dy बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, 0.6 dy बाई डी टी निकालना है अपने को, यही तो हमारी शेडो की स्पीड है। ठीक है, और dx बाई डी टी आपको दे रखा है 60, तो यहां से देख सकते हो dy बाई डी टी जो आ जाएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर प्रॉब्लम ये है कि इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है विद रेस्पेक्ट टू किसके, पर्सन की पूछा है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू पर्सन जो है वेलोसिटी ऑफ शेडो माइनस में वेलोसिटी ऑफ पर्सन, रिलेटिव मोशन लगा देंगे यहाँ पे, तो वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू पर्सन। ठीक है बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ शेडो, शेडो कितने आ गई हमारे पास 100, और पर्सन कितना चल रहा है 60 से, तो आपका जो आंसर है वो वेलोसिटी ऑफ शेडो विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, तो इसकी जो वैल्यू बचेगी अपने पास 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका जो क्वेश्चन एनालिसिस देख लीजिए, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन था। ठीक है, और अनअटेम्प्ट जो है बहुत से लोगों ने 21% लोगों ने, करेक्ट भी बहुत कम लोगों ने किया है, और गलत रेस्पॉन्स, क्योंकि गलत रेस्पॉन्स का जमता क्या था इसमें, यही था कि लोगों ने 100 सबने निकाला होगा, लेकिन ये जो लाइन पढ़नी थी कि विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ी, इसलिए इसका आंसर जो है गलत हो गया। बाकी क्वेश्चन जो है इजी लेवल का था, ये टफ क्वेश्चन नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 मास है यहाँ पे, और दोनों मासों को यहाँ पे एक रोड से या फिर कोई रस्सी वगैरह से घुमा दिया गया है। तो देखो बहुत सेंटर ऑफ मास से बोला कि सेंटर ऑफ मास पे ये हिंज किया गया है, इसका सी दे रखा है, सी की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस में 8, ध्यान देना इस पे, वो जो इसकी जो है यूनिट दे रखी है, मतलब टॉर्सनल कोएफिशिएंट जो है न्यूटन मीटर रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये अब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको आप R1 मान लो, इसको क्या मान लो R2 मान लो। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि इसके अबाउट घूमेगा, तो R1 जो है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, ये फटाफट करता हूँ, तो अगर R1 चाहिए मुझे तो 30 ऊपर आएगा, 30 प्लस 20 50 नीचे आ जाएगा, और डिस्टेंस आपको 10 दे रखी है इसमें, तो R1 जो है आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर, R2 आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 10 है। ठीक है, R2 जो आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे इसके अबाउट I चाहिए इसका, तो I निकालना बहुत आसान है, I जो है m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर। ठीक है, तो I जो है m1 जो है ना वो 20 ग्राम है, तो इसको केजी में काउंट कर लो। ठीक है ना, 10 की पावर माइनस 3 केजी हो जाएगा। R1 जो है 6 सेंटीमीटर है, पर इसको कन्वर्ट करना है 36 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा 4, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, प्लस m2 हमारे पास जो दे रखा है 30 है, इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए 10 की पावर माइनस 3, और 16 4 का स्क्वायर 16, और सेंटीमीटर को बदल दिए मीटर में 10 की पावर माइनस 4। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे -2 बचेगी, यहाँ पे भी पावर कैंसिल हो जाएगी, -2 बचेगी, तो 36 इंटू 2 72, और यहाँ पे 16 इंटू 3 48,
इंटू 10 की पावर माइनस में कितना बच्चों, ये 6 आ जाएगा। कितना जाएगा बच्चों, माइनस में 4 और 2 6 आ जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो ये जो बचा आई हमारे पास, ये बचा 120 इंटू 10 की पावर माइनस में 6, या फिर बोल सकते हो कि 1 पॉइंट जो है ना इसमें 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस में 4, ये केजी मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है वो ओमेगा जो है वो होती है अंडर सी अपॉन आई। क्या होती है बच्चों, अंडर सी अपॉन आई। सी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस में 8, और आई की जो वैल्यू दे रखी है वो है आपके पास 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस में 4। तो यहां से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो 10 की पावर माइनस 2 आएगी, है ना, रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है इन्होंने कि इसको इस टर्म्स में लिखी फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 10 इंटू 10 की पावर माइनस में 3 रेडियन पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से हमारा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 10 आ जाएगी। कितनी आएगी बच्चों, एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। अब देखिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ये एंगुलर एसटीएम का क्वेश्चन था, ठीक है, और यहाँ पे 32% लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, ये केवल 6% लोगों ने करेक्ट किया है, और 60% लोगों ने इसको क्या किया, गलत किया है। तो आप समझ सकते हो कि लोग जो है बहुत ज़्यादा इसको क्या है, गलती इसमें ही है कि इसमें मीटर स्क्वायर नहीं किया हो किसी ने सेंटीमीटर नहीं बदला होगा। तो ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, थे ना, 3 से 4 मिनट लग सकते हैं इसमें क्वेश्चन करने में, और ये इसके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आप इसको यहीं पे देखकर ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये देखना है कि अल्फा बीटा गामा इमिशन, कितने अल्फा निकले, कितना बीटा निकले, कितना गामा निकले। बस इतना पता होना चाहिए, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर कम होता है 4 से और एटॉमिक नंबर कम होता है 2 से, ठीक है। अब पी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे पी ऑप्शन में क्या हो रहा है बच्चों, 238 से कहां गया ये 234, इसका मतलब एक अल्फा तो निकला ही होगा, तो एक अल्फा निकल गया, यहाँ से 1 अल्फा निकल गया, ठीक। अब देखिए दूसरा, जब मास नंबर 2 से कम होता तो ये तो 290 पे जाना चाहिए था, कितना हो जाए यहाँ पे 90 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मास नंबर बढ़ गया। आप जानते हो कि बीटा नेगेटिव में मास नंबर बढ़ जाता है, ठीक है, और बीटा पॉजिटिव में मास नंबर क्या होता है, कम हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि 90 से अगर 91 हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला होगा, एक बीटा नेगेटिव भी निकला होगा, एक बीटा नेगेटिव। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा ऑप्शन, कि एक अल्फा और एक बीटा नेगेटिव, तो 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो पी का जो आंसर है वो 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो पी का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक। अगला देखो यहाँ देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे 214 से 210 हो गया, मतलब एक अल्फा निकला होगा इसमें भी क्या है, यहाँ पे 1 अल्फा पार्टिकल निकला होगा, एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा। और ये जब अल्फा पार्टिकल निकलता तो ये 80 हो जाता, लेकिन फिर से बढ़ के कितना हो गया, 82 हो गया। तो मतलब यहाँ पे 2 बीटा नेगेटिव निकले होंगे, 2 बार एटॉमिक नंबर बढ़ा है, तो एक अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा नेगेटिव पार्टिकल, ठीक है ना। तो 2 बीटा नेगेटिव एंड 1 अल्फा पार्टिकल, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए इसका, 2 बीटा नेगेटिव, यहाँ पे 2 बीटा नेगेटिव और एक अल्फा पार्टिकल। तो 2 बीटा नेगेटिव एंड 1 अल्फा पार्टिकल, इसका जो मैच करेगा यहाँ पे क्यू का ऑप्शन आ जाएगा 3rd, ठीक। इधर आ जाइए, इसमें भी कहानी यही है कि यहाँ पे भी 210 से 206 हुआ है, मतलब 4 नंबर कम हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक अल्फा निकल गया, ठीक है। अब अगर ये अल्फा निकलता तो यहाँ से कितना हो जाता बच्चों, यहाँ पे ये हो जाता जो है 79, 2 कम कर देते इसमें से, लेकिन ये 82 हो गया, मतलब 3 एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो 3 बीटा निकले होंगे यहाँ पे। तो एक अल्फा और 3 बीटा, तो एक अल्फा और 3 बीटा नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 बीटा नेगेटिव निकले होंगे, यहाँ पे 3 बीटा नेगेटिव, ठीक है। तो 1 अल्फा एंड 3 बीटा नेगेटिव, तो इस आर का जो ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है, 228 से कितना 224 हुआ है, मतलब यहाँ पे भी एक अल्फा निकला होगा। जब एक अल्फा निकलेगा तो यहाँ पे 91 से क्या हो जाएगा, 2 कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 89 हो जाना चाहिए था, लेकिन ये और भी कम हुआ है। वो और कम होता है जब बीटा पॉजिटिव निकलता है ना बच्चों, तो एटॉमिक नंबर कम हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बीटा पॉजिटिव निकला होगा। तो एक अल्फा एंड एक बीटा, तो 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा पॉजिटिव पार्टिकल, तो यहाँ पे एस का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन सही कौन सा है, पी का 4 है, तो पी का 4, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो होंगे नहीं अब यहाँ पे, है ना। क्यू का क्या है हमारे पास, क्यू का जो आंसर था 3rd था, तो क्यू का आंसर 3rd आ जाएगा। आर का आंसर क्या था, 2 था,
और एस का आंसर क्या था हमारे पास, फर्स्ट था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो यहाँ पे इसका एनालिसिस कर लेते हैं। क्या है, वही यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन था, मतलब मैं इसको बहुत आसान मानूंगा, बोर्ड लेवल वाला बच्चा भी इसको कर देगा। ठीक है ना, करेक्ट लोगों ने किया भी, देखो इसलिए करेक्ट किया है, 60% लोगों ने करेक्ट किया है। और देखो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में तो ना पूरा भी नहीं करना होता भाई, आपको तो था कि पी का 4 है तो दो तो ऑप्शन करने ही नहीं है, उसके बाद पता चला क्यू का 3 है तो आपको फिर ये भी नहीं करना था, बी भी ऑप्शन गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट हुआ। फिर आर एस को चेक कीजिए या ना कीजिए, बात सेम होती है। तो देखिए यहाँ पे, और रॉन्ग रेस्पॉन्स जो है अभी भी है 22% लोगों ने दिया है, और इसका जो लेवल जो है बिल्कुल इजी मानूंगा मैं यहाँ पे, और मैक्सिमम 2 या 3 मिनट लग सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है मैच द कॉलम का, इधर कुछ टेम्परेचर दे रखे, उधर कुछ ये डाटा दे रखा है, मैच करना है किस टेम्परेचर पे क्या फिनोमेना होगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा ना अगर यहाँ से करने बैठे तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है कि पी जो है ना, पी का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो पी के 3 होने की संभावना सब ज्यादा है ना, पी का मैच 3 के साथ करने की संभावना सब ज्यादा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, वैसा क्यों है समझ सकते हो। द रेडिएशन ऑफ द पीक इमिशन वेवलेंथ विल बी रिजल्ट इन द वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में जो वाइडेस्ट जो मैक्सिमा की जो वेवलेंथ सॉरी विड्थ होती है, उसको अगर एंगुलर विड्थ की बात करें थीटा बी, तो लेमडा बाई डी होती है। मतलब लेमडा ज्यादा तो विड्थ क्या होगी, ज्यादा होगी, कि लेमडा अगर बढ़ेगा तो विड्थ भी क्या होगी, बढ़ेगा, है ना। देन थीटा बीटा जो है वो क्या करेगी, बढ़ेगी यहाँ पे। अब अगर लेमडा ज्यादा है, और हम जानते हैं जो बीन्स कांस्टेंट से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/t। अगर आपको लेमडा बढ़ाना है तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम लेमडा आएगी। तो ऑप्शन में आप देखो यहाँ पे सबसे कम जो टेम्परेचर है वो किसका है, पी का है। तो इसका मतलब वाइडेस्ट, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आपको वेवलेंथ चाहिए, सबसे ज्यादा विड्थ चाहिए सेंट्रल मैक्सिमा की, तो सबसे कम टेम्परेचर आना पड़ेगा। तो पी के साथ जो मैच करेगा क्या होगा, 3 होगा, और ज्यादातर क्वेश्चनों में पी के साथ 3 ही मैच किया गया है। अगला देखो यहाँ पे क्यों देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखो फोर्थ वाला देखो, द पावर ऑफ द इमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 टाइम डेट ऑफ द इमिटेड एट 6000 केल्विन। तो जो 6000 केल्विन पर जो पावर इमिटेड हो रही है वो 1 बाई कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगी, कितने टेम्परेचर पर। तो इसके लिए देखिए आप लोग यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्यू की बात करें तो जो पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया वो होती है इमिसिव पावर, जो टी की पावर 4 होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे E1/E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1/T2, T1/T2 की पावर 4। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पर इमिसिव पावर जो है 1/16 हो जाएगी। ठीक, तो E1 को अगर E मान लूँ मैं यहाँ पे, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, 1/16 E, 1/16 क्या मानना पड़ेगा यहाँ पे, 1/16 E मानना पड़ेगा इसको। तो ये जाएगा T1 जो 6000 पर है, और T2 जो है आपको निकालना है, उसकी पावर सॉरी 4 आएगी, हम 3 नहीं 4 आएगी सॉरी ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर 16 आना चाहिए, और यहाँ पे आपका 6000 अपॉन T2 की पावर कितनी 4, तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्वांटिटी 2 आनी चाहिए। और 2 कब आएगी, जब T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3000। तो इसका मतलब हुआ कि 3000 केल्विन पर जो पावर 1/16 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है कि जो 3000 जो है 3000 पर क्या होगा, ये 1/16 टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्यू का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हो आर के बारे में, तो आर में जो है देख लेते हैं, 2 को मिलान कर लेते हैं। ये क्या कह रहा, 2 रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ इज विजिबल फॉर ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई की जो विजिबल रेंज होती है वो आपको जानते हो कि 400 नैनोमीटर से 78 मान लीजिए, कई बार 8000 भी मान लेते हैं, उस तरह से होती है। देखो उधर यहाँ पे क्या होगा कि भैया जो हमारे पास ये वेवलेंथ निकली है, वेवलेंथ तो निकली है, वो सब क्या होता है यहाँ पे B/T आ जाएगा। और बी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, ये रही है बी की वैल्यू 2.9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी की वैल्यू 2.9 और 10 की पावर -3 रख दीजिए। और टेम्परेचर की आपको डिफरेंट वैल्यूज रखनी पड़ेंगी यहाँ पे टी। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू जो लैम्बडा आए वो किस में आनी चाहिए, वो आपको आनी चाहिए किस में, विजिबल रीजन में। अगर एक बार देख लेते हो, मैं 5000 केल्विन रख के देख लेता हूँ, क्योंकि 2 तो मिल ही गई हमारे पास। ज़्यादातर आर का जो है 2 ऑप्शन इसमें दे भी रखा है, आर का जो है 2 यहाँ पे, तो देखते हैं चलो। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लैम्बडा जो है यहाँ पे 2.9 इंटू 10 की पावर -3
और यहाँ पे आप ले दो 5000 केल्विन, तो ये जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 580 नैनोमीटर। और 580 नैनोमीटर जो है ना वो कहाँ पे होता है, विजिबल रीजन में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर के साथ ऑप्शन मैच कर गया, किसका, 2 का, आर के साथ 2 मैच कर जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट और देखा है कि भैया रेडिएशन एट द पीक वेवलेंथ कैन बी लीड इमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल वर्क इतना। तो भैया ये जो वेवलेंथ डालें, जिस यहाँ से जो टेम्परेचर से जो वेवलेंथ निकले, अगर उसको हम एक ऐसे मेटल पर डालें जिसकी मेटल फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो बाहर निकल जाता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई किस अगर आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का से ज़्यादा फोटोन कहाँ से मिलेगा, आपको किस टेम्परेचर पे मिलेगा। तो आप जानते हो भाई यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है हमारे पास वो होती है Hc/λ। क्या होती है बच्चों, Hc/λ। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको 1240 लिख देते हैं नैनोमीटर में, तो लैम्बडा इन नैनोमीटर में डाल देते हैं। अब लैम्बडा जितनी कम होगी उतना टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा, लैम्बडा कम होगा तो ई ज़्यादा होगा। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, वैसे भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कि एस का जो है ना 5 नंबर किसी में नहीं दिया गया है, तो एस का जो है 1 चेक कर लेते हैं। तो एस के लिए देखो 10,000 केल्विन पर क्या वैल्यू आती है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लैम्बडा जो है वो B/T, बी की वैल्यू 2.9 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस में 3, और टी की वैल्यू 10,000 में 10 की पावर 4। तो जो लैम्बडा जो आएगा यहाँ पे नैनोमीटर में, इन नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर में देख लीजिए, तो ये जो है 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस में कितना आ जाएगा, 7। मतलब यहाँ पे जो लैम्बडा जो है वो 290 के आसपास आ जाएगा, 10 की पावर माइनस में 9। अब देखते हैं इससे कितनी एनर्जी निकलती है, मतलब यहाँ पे 290 नैनोमीटर आ जाएगा, लैम्बडा जो है 290 नैनोमीटर आ चुका है बच्चों। अब एनर्जी निकाली इसकी, तो यहाँ पे जो है 1240/290, 1240/290, ठीक है। तो ये जो है ना 4 से थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो ये लगभग आप देखना यहाँ पे ये 4.27 के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती है। मतलब इस फोटोन से आसानी से जो है जो एनर्जी निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो जो दे रखा है वर्क फंक्शन 5 कितना है हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और हमारे पास कितना रहा है, 4.27 आ रहा है। तो इसका मतलब ई जो है ना किससे बड़ा है, 5 से, तो आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एस के साथ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, एस के साथ ऑप्शन देखिए बच्चों, एस के साथ ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, तो एस का जो ऑप्शन जो है फर्स्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसका जो है मिलान कर सकते हो। इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर से सॉल्व करते तो नहीं होता, आपको इधर से देखना पड़ेगा, और साथ में थोड़ा इनका भी आपको थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी, कौन सा मुझे करना चाहिए पहले। ठीक है, अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए इधर यहाँ पे तो ये हीट ट्रांसफर रेडिएशन वगैरह का टॉपिक था, साथ साथ में जो इसमें थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डाल दिया इन्होंने, तो 3-4 चैप्टरों को मिक्स करके किया गया था। ठीक है, बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, 52% लोगों ने, केवल 24% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, और इसी को भी हम यहाँ इजी मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है कंसेप्ट नहीं था, सिंपल बेस फॉर्मूला लगाना था इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज LCR सर्किट का है, ये दिख रखा है इसमें जो है ना अप्लाइड वोल्टेज दे रखी है, वो कितने दे रखी है, 45 sin ओमेगा टी। द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दे रखी है ओमेगा आर दे रखा है आपको यहाँ पे एक तो, और ओमेगा आर पर जो मैक्सिमम करंट है वो आई नोट दे रखी है। ठीक है, और फिर आपसे पूछा है कि आई नोट की वैल्यू क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, बैंड विड्थ क्या होगी, सब बातें पूछी गई हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डाटा दिया हुआ है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वी नोट की बात करें, किसकी, वी नोट, तो वी नोट जो है 45 वोल्ट दे रखा है। ओमेगा आर जो दे रखा है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। ओमेगा आर की जो वैल्यू है 10 की पावर 5, कितनी बच्चों, 10 की पावर 5। ठीक है, और एक जनरल ओमेगा दे रखा है कोई यहाँ पे, जनरल ओमेगा कितना दे रखा है यहाँ पे, ये आपका 8 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 4, 8 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, इस पर जो करंट है वो आई नोट है, इस पे जो ओमेगा आर पे जो करंट है वो कितनी है, आई नोट है। तो जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आती है उस वक्त जो जेड होता है एट रेजोनेंस, पहले तो इसमें ओमेगा आर का जो फॉर्मूला आप जानते हो सब लोग, 1/√LC होता है। ठीक है, तो एल तो आपको गिवन है क्वेश्चन में, एल आपको दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ है पर ये देखो, ये जो है 50 मिली हेनरी, एल की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि भाई सी बताओ कितना आएगा, तो जो सी देख सकते हो यहाँ पे, जो सी आएगा 1/ओमेगा आर का स्क्वायर इंटू कितना, एल आ जाएगा, कितना जाएगा, एल आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/10 की पावर 10, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर स्क्वायर, एल 50 मिली मतलब 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी जो आएगा ना, ये कर लेना आप लोग सोल्व, 2 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड आ जाएगा, कितना जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड। ठीक, अब एक चीज और है, जब ओमेगा की वैल्यू ये है
इस ओमेगा पर आपको जेड निकालना है। तो एक तो एक्सएल निकाल लो। एक्सएल जो होगा ना ओमेगा इंटू एल होगा। ओमेगा हो जाएगा 8 इंटू 10⁴ और एल हो जाएगा 50 इंटू 10⁻³ तो आप ये हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4000 ओम। और एक्ससी भी निकाल लो, वो होता है 1/ओमेगा इंटू सी होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, वो 8 इंटू 10⁴ और सी की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे ये आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁹। इसको आप सोल्व करना, तो सोल्व करने के बाद आ जाता है 6250 ओम आ जाता है। अब इसने जो बोला है ना वो आई जो है ना वो जो होगा वो कितना दे रखा है 0 पॉइंट, ये दे रखा है यहाँ पे क्या है आई की वैल्यू जो है उस वक्त 0.05 है, आई नोट है, ठीक ना। आई जो है 0.05 आई नोट के बराबर है। आई जो होता है वो सिंपली क्या होता है हमारे पास भाई उस वक्त का जो है वी नोट बाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपके पास 0.05, ठीक है, ये हो जाएगा बी नोट बाई आर, ये हो जाएगा। तो बी नोट तो कैंसिल हो ही जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि भैया जो ये जेड जो है ना जेड वो आ जाएगा हमारे पास 20R के बराबर। कितना जाएगा बच्चों 20R आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना आप लोग, 20R आ जाएगा। अब जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्सएल माइनस में एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 400R स्क्वायर। एक्सएल माइनस एक्ससी, तो एक्सएल माइनस एक्ससी जो है दे सकते हो ये बचेगा हमारे पास 2250 का होल स्क्वायर है ना। 6250 में से 4000 माइनस कर लीजिए। देखिए कि यहाँ पे जो है ये 399R स्क्वायर है, इसको लगभग आप 4400R स्क्वायर ही मान चल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं आप दोबारा से। तो ये जो बचेगा आर की जो वैल्यू है ये जो इसका रूट लेंगे तो 20 बचेगा केवल यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 2250 और यहाँ पर जाएगा 20। तो जो आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो जाएगी 225 डिवाइड बाई 2 ओम। अब ये आर निकल गए ना, अब सारी चीजें डाटा आपको सोल्व हो जाएगा। जो पहला जो क्वेश्चन देखिए कि मैक्सिमम करंट आई नोट क्या होगी, आई नोट होगी वी नोट बाई आर, क्योंकि जो रेजोनेंस पर जो जेड जो होता है आर के इक्वल होता है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे आई नोट की अगर बात करें तो बी नोट बाई आर हो जाएगी। बी नोट दे रखा है 45 और आर दे रखा है 225 और डिवाइड बाई 2। तो ये 2 तो ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे और 45 से कट जाता है 5 बार, तो 2/5 मतलब कि कितना 0.4 एम्पियर। पर इसने एम्पियर में नहीं दिया आंसर, शायद इन्होंने आंसर दिए मिली एम्पियर में, ठीक है ना। मिली एम्पियर पूछा है तो मिली एम्पियर में ये जो ऑप्शन हो जाएगा अपना 400, ठीक है ना। इसको नोट कर सकते हो मिली एम्पियर में, तो आप बोल सकते हो 400 मिली एम्पियर। तो जो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्या पी का, तो पी के साथ जो मैच करेगा वो थर्ड ऑप्शन करेगा। तो पी का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, ठीक है बच्चों, पी का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वालिटी फैक्टर है ना। तो क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला सबको पता होगा, जो क्यू जो होता है वो होता है ओमेगा आर एल बाई आर, ठीक है ना। तो ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो 10⁵ दे रखा है। ये आपको 50 मिली मतलब 10⁻³ और आर अभी निकाला है मैंने 225/2, ठीक है। तो ये जो पावर देखिए यहाँ पे कितनी पावर बचेगी, यहाँ पे 2 बच जाएगी यहाँ पे और 10⁻² इंटू 50 और ये जो है 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और 225 बचेगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब ये ऊपर बचेगा 10⁻4 नीचे 225। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44.44, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा देख लीजिए यहाँ पे। तो 44.44 मतलब क्यू के साथ जो मैच किया वो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पूछा गया है बैंड विड्थ क्या होगी। तो बैंड विड्थ देख लीजिए, तो डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा बैंड विड्थ जो होती है वो डेल्टा ओमेगा होती है। तो जो होती है हमारे पास R/L होती है बच्चों, क्या होती है R/L। इसमें आप आर की वैल्यू देख लीजिए, आर जो है वो अभी निकाला मैंने 225/2 और एल जो निकाला अभी हमने वो निकाला 50 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये 100 बन जाएगा पूरा का पूरा, 50 इंटू 100 तो 10 की पावर कितना बचेगा -1 बचेगा। और ये जो डेल्टा ओमेगा बचेगी हमारे पास ये हो जाएगी 2250, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा ये। तो ये है, तो ये देख ले कौन सा ऑप्शन बचेगा इसमें कि जो 2250 मतलब आर का ऑप्शन जो है फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे, आर के साथ फोर्थ ऑप्शन। अगला पूछा है कि पीक पावर डिसिपेट कितनी होगी यहाँ पे इन वाट। तो जो पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो वो होता है V² बाई आर।
बी स्क्वायर हमारा 45 का स्क्वायर, ठीक है, और आर अभी निकाला हमने 225 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 18 वाट आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 वाट। तो इसका मतलब एस के साथ कौन सा मैच करेगा, 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। तो पी का जो है ऑप्शन थर्ड आ रहा है, तो पी का ऑप्शन थर्ड तो केवल एक में ही है। क्यू का ऑप्शन जो है हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। आर का ऑप्शन जो है 4 आ रहा है, तो ये आपका जो बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो इस तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसका एनालाइज कर लेते हैं। चलो क्या यहाँ पे कि एक सीरीज एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन था, काफी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया यहाँ पे ये, और करेक्ट रेस्पॉन्स भी बहुत कम लोगों का है। तो इसमें प्रॉब्लम यही थी कि थोड़ा सा यहाँ पे आर की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ मामला था यहाँ पे, ठीक है ना। और आर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम 399 को भी हमने 400 कंसिडर किया है, ठीक है, तब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 399 को सोल्व करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मामला। तो ये देखिए मॉडरेट क्वेश्चन था, 3 से 4 मिनट लगेंगे क्योंकि काफी ज्यादा डाटा इसमें पूछा गया है, और क्वेश्चन जो है इजी मानी गई है इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक कंडक्टिंग रॉड एमएन, मास दे रखा है 20, लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम यहाँ पे ये रहा, एक रॉड है 25 सेंटीमीटर की, इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया है। जैसे छोड़ेंगे नीचे जाएगी एमजी की वजह से, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए नीचे जाएगी, तो इसकी वजह से इसमें मोशनल ईएमएफ बीबीएल जो है वो आ जाएगा। जैसे ही मोशनल ईएमएफ आएगा इसमें करंट फ्लो होगी, और करंट की वजह से क्या लगेगा, इस पे फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं एट एनी टाइम कि जो इसकी स्पीड जो है ना वो कितनी बताओ यहाँ पे, एट एनी टाइम स्पीड मान लीजिए v है, ठीक है, स्पीड मान लो यहाँ पे क्या है, v है। अब जैसे स्पीड v होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आपका ये ऊपर की तरफ दे रखा है, तो v स्पीड होगी, तो एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ, ये तो कोई फोर्स प्रॉब्लम है नहीं अपने को, ये तो हमेशा लगेगा। अब स्पीड यहाँ पे नीचे तरफ है, और अंगूठा जो आप देख सकते हो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है, ठीक है ना, और अंगूठा वेलोसिटी में, तो ये जो है हायर पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पे एक बैटरी तरह बिहेव करेगा, इस तरह से ये बैटरी बन जाएगी ई की। अब इसकी वजह से क्या बहेगा, इसमें करंट बहेगी आई। अब जो करंट बही इसकी वजह से इस पर लगेगा फोर्स, है ना। कैसा लगेगा यहाँ पे कि भाई ये अंगूठा करंट में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड तरफ, तो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक फोर्स लग जाएगा इस पे ऊपर, जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई एल बी। क्या होती है बच्चों, आई एल बी। तो किसी भी समय पर इसमें अगर एफ नेट देखा जाए, तो एफ नेट जो है वो हो जाएगा हमारे पास एम जी माइनस में आई एल बी, ठीक है, एम जी माइनस में आई एल बी। और इसको लिख दूंगा मैं एम ए, क्या लिख दूंगा बच्चों, एम ए, और ये हो जाएगा हमारे पास, या डी बाई डी टी लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम में, ये जाएगा आई एल बी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एम है, इसको ऐसा कर लेते हैं, एम से डिवाइड कर देते हैं, इसको लिखते हैं डी बाई डी टी, तो जाएगा जी माइनस में आई एल बी बाई एम। अभी मुझे आई निकालना है इसमें, उससे आई निकालने के लिए तो मुझे पता है कि जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो आएगा वीबीएल, सब लोग जानते हैं वीबीएल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे करंट निकालनी है तो हो जाएगा ई बाई आर, मतलब वीबीएल बाई आर, वीबीएल बाई आर रजिस्टेंस होगा। इसको यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर आएगा, तो ये जो बच जाएगा डी बाई डी टी, बच जाएगा हमारे पास जो है आई की वैल्यू रखने के बाद ये बन जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर और एम आर, ठीक है ना, जी माइनस हो रहेगा यहाँ पे, जी माइनस में, और इनटू बन जाएगा बी। अभी जो यहाँ पे जो बच रहा है ये वाला पार्ट, तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ एक बार में अलग से, क्योंकि बार बार मुझे ये नहीं यूज करना है, एम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे देखिए, बी जो है 4 टेस्ला दे रखी है, तो बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, एल स्क्वायर 25 सेंटीमीटर है, मतलब 1/4 मीटर है, तो उसको भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का हो जाएगा 16। मास जो दे रखा है इसका वो 20 ग्राम है, उसको केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, 20 इंटू 10⁻³ और रजिस्टेंस जो दे रखा है इसका, रजिस्टेंस जो है ये भी आपको दे रखा है यहाँ पे कहीं पे, लॉन्ग वर्टिकल है यहाँ पे 10 ओम रजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, 10 ओम रजिस्टेंस से 10 कर दीजिए, तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -1, ऊपर 10/2 मतलब 5, इस वाले क्वांटिटी की वैल्यू हमारी 5 आ जाएगी, तो हम ये यूज करेंगे बार बार, तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो dv बाई dt है, g की वैल्यू 10 रख देता हूँ, 10 माइनस में 5b, ये एक क्वेश्चन बन गई। इसको थोड़ा आगे सोल्व करते हैं क्योंकि इंटेंशन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो देखो ये हो जाएगा dv अपॉन कितना 10 माइनस में 5b, और ये बन जाएगा आपके पास dt, और दोनों तरफ इंटेंशन कर दीजिए। t इक्वल टू 0 पर जो ये चलना स्टार्ट किया था इसने, तो ये कितना हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी की आ गई 0। किसी टाइम जनरल टाइम t पे वेलोसिटी मान लो v, और इसका जो आंसर होता है हमारे पास हो जाएगा ln
10 माइनस में 5v डिवाइड बाई -5, ठीक है, और लिमिट लगा दीजिए यहाँ पे ये 0 to b, और यहाँ बच जाएगा t। इस -5 उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln 10 माइनस में 5v माइनस में जब 0 पुट करेंगे तो ln 10 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस में 5t। तो ये हो जाएगा हमारे पास ln, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 माइनस में 5v बाई 10, क्योंकि ln a माइनस ln b क्या होता है, ln b बाई ये होता है, तो यहाँ पर जाएगा -5t। अब आप एंटी लॉग ले लीजिए, तो एंटी लॉग लेंगे तो साथ में ये भी कर रहा हूँ, माइनस में 1/2 भी आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने के बाद, और e की पावर माइनस में 5t। तो जो v की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस में e की पावर माइनस में 5t आ जाएगी बच्चों। ये एक क्वेश्चन नंबर 2। अब इस b के ऊपर ही सारा चीज डिपेंड है, क्योंकि b की वैल्यू पर अलग अलग टाइम पे डाटा पूछा गया यहाँ पे। देखिए क्या क्या पूछा गया यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन पूछा था एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF ऑफ द, तो 0.2 सेकेंड पर पूछा है, तो 0.2 सेकेंड पर देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड रखिए वैल्यू यहाँ पे, तो ये जो आएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस में e की पावर माइनस में 5 इंटू 0.2, तो ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये जो बचेगा v जो वेलोसिटी जो बची वो 2 इंटू 1 माइनस में e की पावर -1, और e की पावर -1 के लिए आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, कितना है 0.4। तो ये जो बची है हमारे पास 1 माइनस में 0.4, तो आ जाएगा हमारे पास 0.6, और 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 इंटू 2 तो 1.2 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब आता है पहला ऑप्शन EMF, है ना, जो P ऑप्शन है, तो EMF जो होता है वो होता है VBL। तो इस वक्त जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, और लेंथ जो है कितनी है हमारे पास 1/4 मीटर है, तो L से L कैंसिल हो गया यहाँ पे ये, तो जो E की वैल्यू जो है 1.2 वोल्ट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें। तो इंड्यूस EMF जो है यहाँ पे 1.2, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हुआ कि P के साथ कौन मैच कर गया, थर्ड मैच कर गया। 0.2 सेकेंड पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, तो क्यों देख लेते हैं। जो FM जो होता है ना वो होता है हमारे पास ILB, और I जो था ना वो VBL/R था इंटू LB, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे B² L² V/R, ये बन जाएगा। B की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16, इसकी वैल्यू 1/4 का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी आ गई 1.2 मीटर, और R कितना आ गया हमारे पास 10, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स की वजह वो आ जाएगा हमारे पास 0.12 न्यूटन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसमें। 0.12 मतलब फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया, तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन फिर देख लीजिए, 0.2 सेकंड पर पावर डिसिपेटेड इन कितनी होगी, तो पावर डिसिपेट जो होगी I² इंटू R होगी, देखो, या फिर B²/R भी कर सकते हो। तो पावर डिसिपेशन जो है, जो R ऑप्शन है, वो पावर जो है वो होती है V²/R। वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये आ गई थी, तो 1.2 का स्क्वायर, और R कितना है 10 ओम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1.44/10, तो इसका मतलब हो गया 0.144 वाट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मैच करेगा आपको ये, तो 0.14, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन मैच कर गया इसका। अगला पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी आती है जब नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 0, है ना। एट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है नेट फोर्स 0 बोल सकते हो, या फिर A=0 बोल सकते हो। तो जो d/dt जो लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला, इसको 0 कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कि 10 माइनस में 5vt = 0। तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है, बहुत लंबे समय के बाद जो वेलोसिटी आएगी यहाँ पे, उसको भी आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनल वेलोसिटी बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे t की वैल्यू इनफिनिट रख दो, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका भी आंसर आपका आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच किया इसमें, कि जो S का जो ऑप्शन जो है 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, कौन कौन से ऑप्शन है देखो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि P का जो आया है वो कौन सा है आपका, थर्ड आया है, तो P का थर्ड, और Q का जो आया है फोर्थ आया है, तो P का थर्ड और Q का 4, तो P का थर्ड और Q का 4 आया है, तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, देखिए क्या है इसमें। ये जो पहले से क्वेश्चन का एनालाइज कर लेते हैं कि ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से था,
और 56% लोगों ने सॉल्व नहीं किया इसको भी। करेक्ट ऑप्शन केवल 20 लोगों ने परसेंट ने दिया है और रॉन्ग जो है 22% लोगों ने दिया है। थोड़ा हार्ड मान सकते हो कि इंटीग्रेशन भी है और 4-5 कॉलम मैचिंग भी करना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थी इसमें, तो ये आसानी से हो जाता है अपना। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी ओवरऑल पेपर को हम एनालाइज कर लेते हैं कितने परसेंट जिसमें हार्ड या टफ था। तो जो हमारे पास जो डाटा निकल के आया है, तो ये जिसमें 28% जो क्वेश्चन थे वो ईजी थे, है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसानी से हो रहे थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास। और मॉडरेट जो क्वेश्चन थे हमारे पास 50%, मतलब लगभग 50% जो है मॉडरेट, मतलब आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो मैक्सिमम पार्ट आप कर सकते थे इसमें। तो 50% क्वेश्चन नंबर लाना है अपने को, उसमें 50% नंबर आने पर 1000 के आसपास रैंक आ जाती है। ठीक है, और थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं थे, सारा ही टफ सिंपल था। तो टफ जो क्वेश्चन थे इसमें 22% थे। ठीक है, तो ये अब क्वेश्चन 2023 का जो पहला पेपर है उसका एनालिसिस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं आपसे।